कुछ प्राचीन प्रमाण जुटाए हैं। ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। प्रस्ताव अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया है। गांव के लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। नए नामकरण को लेकर शीघ्र एनओसी जारी करवाने की भी मांग रखी गई है। तो खेड़ा रसूलपुर के नाम को बदलने की मांग की जा रही है। ग्रामवासियों के विशेष आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम जी बिरला व लाडपुरा विधायक महोदया कल्पना देवी जी के अथक प्रयासों से राज्य स्तर पर ग्राम खेड़ा रसूलपुर का नाम खेड़ा रामपुर करने के संदर्भ में प्रयास किए गए और राज्य स्तर पर प्रस्ताव लिया गया। अब यह प्रस्ताव भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है, जिसमें राजस्व मंडल अजमेर भू अभिलेखाकार जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी प्रस्ताव भेजा गया है। तो कोटा से बड़ी खबर आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। नाम बदलने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव लिया है। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। हिमांशु, खेड़ा रसूलपुर के नाम को बदलने की तैयारी की जा रही है, क्या अपडेट? देखिए, कोटा का ये लाडपुरा पंचायत समिति का पंचायत मुख्यालय खेड़ा रसूलपुर गांव, कोटा शहर से अगर बात की जाए तो करीब 15 किलोमीटर के आसपास इस गांव की दूरी है और करीब करीब 3.5 दशक का लंबा अरसा हो गया। यहाँ के जो ग्रामीण है वो मांग कर रहे हैं कि खेड़ा रसूलपुर का नाम बदल करके खेड़ा रामपुर कर दिया जाए या रामपुर कर दिया जाए। और इसको लेकर के लंबा संघर्ष है, लंबी मांग है, लंबी लड़ाई है जो कि ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। लेकिन आखिरकार एक बड़ी सफलता इस पूरे मामले में इस गांव के लोगों को ये मिली है कि गांव के गांव के नाम को बदलने को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भिजवाया गया है। इसमें राजस्व मंडल ने गांव का सर्वे करवाया, कुछ जो प्राचीन प्रमाण है वो जुटाए हैं और जिसके साथ में अब जो ग्रामीण है उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। फिलहाल तमाम जो गांव के लोग हैं उनकी तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की गई है और इस पूरे मामले में जल्द जो एनओसी है गांव के नाम को बदलने को लेकर के वो जारी करवाने की मांग फिलहाल रखी गई है। ठीक है, लेकिन प्रस्ताव रख दिया गया है, प्रस्ताव मान भी लिया गया है। क्या लगता है इसको लेकर, नाम बदलने को लेकर ये जो रणनीति तैयार की जा रही है, क्या इस पर कोई अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि फिलहाल इसमें जो पहला बड़ा फेज था वो ये था कि प्रदेश सरकार के स्तर पर जो है वो इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। स्वीकार करने के बाद में एक टीम जो है वो भेजी गई। टीम को भेजने के साथ में मौके पर जो ग्रामीणों के दावे थे उस तरह के जो तथ्य हैं उन्हें जुटाया गया कि कितना पुराना ये गांव है। गांव का पूरा रिकॉर्ड निकाला गया, सर्वे करवाया गया, प्राचीन जो प्रमाण है वहां पर मंदिरों से जुड़े हुए जिसके आधार पर ये तमाम ग्रामीण दावा कर रहे थे, उन तथ्यों को ग्रामीणों ने, गांव के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया। ग्रामीणों के जो बयान है वो राजस्व मंडल की जो टीम है उसने तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं उनको जुटाया और उसके बाद में आपको बता दें कि ये पूरा की पूरा जो तहसीलदार की रिपोर्ट, एसडीएम की रिपोर्ट, कलेक्टर की मोहर के बाद में राजस्व मंडल पहुंची। मंडल ने 12 दिसंबर को ये पूरा प्रस्ताव तैयार करके अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में गांव के लोग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब खबर दौसा से आपको देंगे, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल्ली जा रही थी। लाहडी का बास गांव के समीप एक ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी थी। हादसे में करीब 45 श्रद्धालु चोटिल हो गए, जिनमें से 20 घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पिलर संख्या 148 पर पहले कोहरे के कारण एक ट्रक में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी। दोनों वाहनों की टक्कर होने के बाद बस भी पीछे से आ गई और वो भी ट्रेलर में पीछे से घुस गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद नांगल राजावतान थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तस्वीर आपके सामने, हादसा कितना भीषण था आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अपनी लाडली का बास जो नांगल में है उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, उसमें पिलर नंबर 198 नंबर के पास में एक्सीडेंट हुआ है। कोहरे की वजह से आगे जो ट्रक था उसमें पीछे से जो ये श्रद्धालुओं की बस आ रही थी वो उसमें भिड़ गई और लगभग 40 से 50 लोग इसमें सवार थे। 5-6 को रेफ़र किया गया है जयपुर, बाकी अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है यहाँ जिला अस्पताल है।
वैसे ठीक है, कोई ऐसा आउट ऑफ रिस्क नहीं, मतलब आउट ऑफ डेंजर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ज़्यादा जानलेवा जैसी चीज़ है। एक ज़रूर थोड़ा ब्लंट ट्रॉमा का केस है, उसको हमने अभी भेजा है यहाँ से प्राइमरी मैनेजमेंट करके, और बाकी 3 लोग जो हैं वो स्पाइनल इंजरी के हैं, तो हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए उनको। जयपुर से बड़ी खबर है, लूट गैंग पर पुलिस का शिकंजा। 2 बदमाशों को रामनगरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लड़कियों से दोस्ती करवाकर देते थे वारदात को अंजाम। पहले सोशल मीडिया के जरिए करवाते थे दोस्ती, फिर मुलाकात के लिए बुलाकर करते थे किडनैप। जयपुर के एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर लूटे 25 लाख रुपए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लूट गैंग पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है, फिर बुलाकर किडनैप करते थे। जयपुर के युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर लूटे 25 लाख रुपए। एसीपी विनोद शर्मा के सुपरविजन में पुलिस का यह एक्शन देखने को मिला है। लूट गैंग पर पुलिस का शिकंजा। जयपुर से बड़ी खबर, 2 बदमाशों को रामनगरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लड़कियों से दोस्ती करवाकर वारदात को अंजाम देते थे। पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करवाते थे और फिर मुलाकात के लिए बुलाकर किडनैप करते थे। तो जयपुर के युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे 25 लाख रुपए लूट लिया इस गैंग ने। एसीपी विनोद शर्मा के सुपरविजन में पुलिस का यह एक्शन देखने को मिला है और लूट गैंग पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है। 2 बदमाशों को पुलिस ने रामनगरिया से गिरफ्तार किया है। राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन का परिणाम बेनतीजा रहा। कोटपुतली में बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना को 170 फीट गहराई से 10 दिन बाद बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची की जान नहीं बचाई पाई। जिला प्रशासन की टीम ने बोरवेल के समांतर एक सुरंग खोदकर बच्ची के शव को बाहर निकाला है। देखिए रिपोर्ट। सूबे के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का नतीजा 0। डेली नए प्लान, सब रहे नाकाम। प्लान बी ने भी तोड़ा दम। 23 दिसंबर को बोरवेल में गिरी थी चेतना। 10वें दिन सूबे का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन 3 साल की मासूम को सही सलामत निकालने की कोशिश नाकाम रही। ये जो बोरवेल था जहाँ बच्ची फंसी हुई थी, उसी जगह से वो बोरवेल टिल्ट था थोड़ा। इसकी वजह से जैसे बच्ची सीधा ही कहीं जाते जाते एकदम बोरवेल टिल्ट हुआ और वहीं वो फंस गई। उसके साथ में जो मिट्टी आई, इसमें और कोई भी नहीं, सिर्फ मिट्टी के कंकड़, गीली मिट्टी के साथ, और उसके जो कपड़े थे वही फंसे हुए थे। अंगुली से धीरे धीरे हमने मिट्टी को चारों तरफ से हटाते गए और धीरे धीरे हमने अपनी गोद में अपनी बहन को, अपनी बिटिया को लेके आए। 3 साल की हंसती खेलती चेतना डेड बॉडी की शक्ल में बोरवेल से बाहर आई। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेतना को मृत घोषित कर दिया। चेतना को निकालने की 5 से ज्यादा कोशिशें नाकाम साबित हुई। 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे 3 साल की मासूम चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए निकली थी। पास में ही उसके पिता बोरवेल से पाइप निकलवा रहे थे। चाय पीना कितना महंगा पड़ सकता है, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो चाय पीने के लिए अपने घर पहुंचे, पीछे से चेतना बोरवेल में गिर गई। 23 दिसंबर दोपहर 1:50 पर कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र में बड़ियाली ढाणी में चेतना बोरवेल में गिरी। दोपहर 2 बजे परिजनों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। शाम 5:15 बजे एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शाम 6 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंची। रात 8:45 पर देसी जुगाड़ एक्सपर्ट्स जगराम एंड टीम पहुंची। डेली नए प्लान आए, लेकिन सब नाकाम रहे। 24 दिसंबर शाम तक 4 देसी जुगाड़ फेल हो जाने के बाद आधुनिक मशीनों से खुदाई शुरू की गई। इसके बाद खबर मिली कि मासूम 120 फीट की गहराई पर अटकी है। इसी बीच 24 दिसंबर की सुबह के बाद से बच्ची की कोई हरकत नजर नहीं आई, लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सभी चेतना के लिए चमत्कार की आस लिए सैकड़ों लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के आसपास रत जगह करते रहे। वैसे ऑपरेशन की नाकामी की बड़ी वजह अत्याधुनिक संसाधनों की कमी भी कही जा सकती है। सोचा था कि मिट्टी मिल सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं था और पत्थर में भी जो हार्ड वाला पत्थर था, तो चिपिंग हैमर काफी भारी होने की वजह से जब हम उस पर रखते थे तो वो उछल के दाएं बाएं चला जाता था। फिर हमने अपने प्लान चेंज किया, धीरे धीरे हमने बड्डी वाइज सिस्टम बनाया। एक बड्डी सपोर्ट करता था, दूसरा बड्डी उसको तोड़ता था पत्थर को। रेस्क्यू ऑपरेशन के फेल होने की 5 बड़ी वजह गिनाई जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप
प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने फैसले लेने में देरी की। नाकामी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। अब तक मिली नाकामी के लिए लोग स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने निर्णय लेने में देरी की। बच्ची जब सोमवार को बोरवेल में गिरी थी, उसको देसी जुगाड़ जितने भी लगाए गए उससे 20 फुट हुक के जरिए बाहर भी निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची वहीं फंसकर रह गई। जमीन के अंदर मौजूद पत्थर की परत, देसी जुगाड़ पर अत्यधिक निर्भरता, संसाधनों की कमी, घटना स्थल पर पहुंचने में भी दिक्कत, सर्दी बरसात और खराब मौसम के चलते बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ। बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में पाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफी टाइम लग गया। उसके अलावा केसिंग डालने में टाइम लग गया। बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। उसके अलावा जो है 161 तक ही जो है केसिंग जा पाई, आगे केसिंग पहुंचना संभव नहीं था। तो बाद में जो है बिना केसिंग के जो है सेफ्टी के साथ जो टनल बनाई गई, पहले 8 फीट की टनल बनानी थी, लेकिन 12 फीट की टनल बनानी पड़ी। उसका कारण ये था कि एक्चुअल में बोरवेल टिल्ट थी और दूसरी साइड में हो गई थी। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा, पूरी रॉक काटनी पड़ी, चट्टान काटनी पड़ी, लगातार जो है उसके लिए 3 दिन तक कटिंग चलती रही और उसके बाद आखिरकार जो हमने बच्चे को निकालने में सफलता हासिल। बोरवेल में गिरकर जान गंवाने वालों में चेतना पहली और आखिरी नहीं है। ऐसे हादसों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। खेत खलिहान और आंगन में खुले पड़े बोरवेल में गिरने से देश में हर साल औसतन 50-60 लोगों की मौत हो जाती है। हालात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बच्चों को बाहर निकालने के लिए अभी तक कोई स्पेशलाइज्ड या रोबोटिक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। इसलिए इस तरह के मामलों को लेकर अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटपुतली से हीरालाल सैन की रिपोर्ट। और अब खबर दौसा से है, जहां रात भर बाघ का डर बना रहा है। बाघ महूखेड़ा गांव में बताया जा रहा है। रात भर गांव के स्कूल में वन विभाग की टीमें रही हैं और आज फिर टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए ऑपरेशन चलेगा। कल दिन भर सरिस्का, रणथंभौर और जयपुर की टीम प्रयास करती रही है। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां रात भर बाघ का रेस्क्यू ऑपरेशन डर लगातार जारी रहा और रेस्क्यू के लिए टीम कल शाम तक प्रयास करती रही, लेकिन अंधेरे के बाद रेस्क्यू को रोक दिया जाता है और आज फिर से जो है टीम ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से आबादी वाले इलाके में ये बाघ घूम रहा है और बाघ से लोगों में साफ तौर पर भय का माहौल देखने को मिल रहा है। आराम से खेतों में ये बाघ घूमता हुआ नजर आ रहा है और रात भर गांव के स्कूल में ही वन विभाग की टीम रही है और अब सुबह होते ही फिर से बाघ को पकड़ने की कवायद शुरू हो गई है और जल्द से जल्द बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर बाघ पकड़ में नहीं आता है तो ये क्षेत्र के लोगों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। हालांकि बाघ के हमले से 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। रात भर गांव के स्कूल में वन विभाग की टीम रही है। अब महूखेड़ा गांव ये बताया जा रहा है जहां पर बाघ का ये आतंक देखने को मिल रहा। अब खबर चूरू से है, जहां सादुलपुर राजगढ़ तहसील के गांव गुलपुरा एवं राघाबड़ी की रोही में खेतों में सुबह पैंथर या अन्य हिंसक जंगली जानवर के बड़े पदचिन्ह मिलने के बाद लोगों में खौफ देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग राजगढ़ को सूचना दी है, जिस पर राजगढ़ वन विभाग की टीम गांव गुलपुरा की रोही में पहुंची है और घटना का मौका मुआयना किया है और पदचिन्ह देखकर पैंथर या किसी अन्य हिंसक जानवर के पदचिन्ह होने का अंदेशा जताया गया है। वन्य जानवर को पकड़ने के लिए तारानगर से पिंजरा मंगवा लिया गया है। एक पिंजरा चूरू से लेकर आ रही है टीम और जहां पर भी पैंथर का मूवमेंट दिखाई देगा वहां पर लगाने की कार्रवाई की जाएगी और दिखाई देने या पुख्ता जानकारी मिलने पर वन्य जीव पैंथर को पकड़ने के लिए जयपुर से टीम बुलाई जाएगी। तब तक गुलपुरा एवं राघाबड़ी गांव के आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए और सावधान रहने के लिए कहा गया है। ये कुत्ते की रूस की पेड़ नहीं है, ये हो सकता है अनुमान लगा रहे हैं कि पैंथर की पेड़ है और हो सकता है वो इधर से चलता हुआ और कहीं क्रॉस कर गया और किसी को कोई दिखाई दे तो उसकी तुरंत सूचना वन विभाग को करें।
बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हैं, 4 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल रेफर कर दिया गया है। देव दर्शन कर घर लौट रहे थे, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हादसे में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 4 की हालत गंभीर है। घायलों को इस वक्त पीबीएम रेफर कर दिया गया है। देव दर्शन कर घर लौट रहे थे, अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी है। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है। हादसे में 8 लोग घायल हैं, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घायलों को इस वक्त पीबीएम में रेफर कर दिया गया है। सड़क हादसे में एक की मौत का ये मामला जो है वो सामने आया है। फिलहाल देव दर्शन कर घर लौट रहे थे, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। घायलों को पीबीएम रेफर कर दिया गया है। अब खबर धौलपुर से है, जहां धौलपुर करौली गंगापुर सिटी रेलवे लाइन के विकास कार्य के कारण आधा दर्जन गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि गांव का सालों पुराना आम रास्ता रेलवे ने बंद कर दिया है। 3 गांव के सैकड़ों लोगों ने निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक पर बैठकर 1 घंटे तक प्रदर्शन किया और रेलवे प्रशासन से रास्ता देने की मांग की है। ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर चल रहे काम को भी बंद करा दिया है। हंगामे की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत कराया है और ग्रामीणों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। ये हमारे गांव का रास्ता 50 साल से यहाँ खुला हुआ है, जो रेलवे ने यहाँ अवरोध करके बंद कर दिया है। अब यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए परेशान हो रहे हैं, ग्रामवासी आने जाने में परेशानी आ रही है और इसकी जो हाइट ली है इतनी ऊंचाई पे है कि अब यही नहीं पता है कि इसमें अंडरपास बनेगा या पटरी को पार करके जाएंगे, कहाँ से जाएंगे। ग्रामवासियों को बहुत ही परेशानी हो रही है और रेलवे वाले और प्रशासन में अभी तक कोई इस पर ये नहीं बताया जा रहा है कि ये रास्ता बंद रहेगी या खुलेगी और कैसे, मतलब हमारी परेशानी। मेरा नाम कुलदीप, मैं गांव नाईकपुरा से हूं और आज हम यहां पे अपने रास्ता को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। 50 सालों से हमारा ये रास्ता चालू था और यहाँ पे हमारा आने जाने का फाटक भी था पुरानी रेलवे का, लेकिन हमें बगैर सूचित किए रेलवे वालों ने हमारा ये रास्ता और फाटक दोनों बंद कर रखे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो काफ़ी समय से हमारा जो पुराना रास्ता है वो हमें सुचारू रूप से जारी रखें, हमारे लिए खोला जाए। यहाँ से दोनों गांव के हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। यदि ये यहाँ से रास्ता हमें नहीं मिलता है तो हमारा बच्चों का जो पढ़ाई है वो बहुत प्रभावित होगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और अन्य जगह स्कूल हमारे यहाँ से दूरी पर हैं। गवर्नमेंट स्कूल का हमारे यहाँ जो सुविधा दे रखी उसका हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब खबर अजमेर से है, जहां ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना 813वें उर्स की शुरुआत बुधवार रात रजब का चांद दिखने के साथ ही विधिवत शुरू हो गई है। चांद दिखने के बाद महफिल खाने में उर्स की पहली महफिल में सूफियाना कलाम पेश किया गया। इसके साथ ही धार्मिक रस्में शुरू हुई। महफिल खाने में दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन द्वारा मज़ार शरीफ पर गुस्ल पेश कर धार्मिक रस्मों की शुरुआत कर दी गई है और अब मेले में 6 दिन तक जन्नती दरवाजा खुला रहेगा। पुलिस और प्रशासनिक रूप से भी निगरानी को तेज कर दिया गया है। अलग अलग देश प्रदेश के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ ही पाकिस्तान की ओर से भी चादर पेश की जाएगी। अब खबर जालोर से है, जहां सांचौर नगर परिषद में पिछले 1 साल से स्थायी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, जिस कारण शहरवासियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। आम सभा की बैठक नहीं हो पाने के कारण न तो कोई बड़ा निर्णय हो पाया है, जिसकी वजह से महत्वपूर्ण योजनाओं सहित शहर का विकास रुका हुआ पड़ा है। हालांकि इस बीच में तहसीलदार एवं अन्य नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को चार्ज अवश्य दिया गया है, लेकिन कार्य का दबाव होने और संबंधित विभाग की जानकारी नहीं होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय करने से अधिकारी कतराते रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। पिछले 12 महीने से नगर पालिका में बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हो रही है। अधिशासी अधिकारी पिछले 3 साल से
हर 15 दिन में बदले जा रहे हैं और जनता भी परेशान है, पार्षद भी परेशान है। जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है और जो भी अधिकारी आते हैं वो 15 दिन से ज्यादा टिकते नहीं और 15 दिन के बाद में चले जाते। कभी रानीवाड़ा वालों को चार्ज दिया, अभी तो 12 महीने हो गए हैं, हर 15 दिन में तहसीलदार साहब को चार्ज दिया जाता है और दूसरा कोई अधिकारी टिकता नहीं। हमारा सरकार से भी अनुरोध है ताकि सांचौर की जनता के हित में कोई काम हो सके। सांचौर नगर परिषद में लंबे समय से आयुक्त का पद खाली चल रहा है, जिससे विकास के काम ठप हो रहे हैं काफ़ी दिनों से। बीच में कई बार आयुक्त का जो पद है वो भरा गया, लेकिन उन्हें वित्तीय शक्तियाँ नहीं मिली और इसके कारण जो डेवलपमेंट के सारे काम हैं